क्या आपने कभी सोचा है कि एक किला जो साल के 364 दिन वीरान रहता है, खामोश रहता है, वो सिर्फ एक रात के लिए क्यों जाग उठता है? बिहार के रोहतास जिले की कैमूर पहाड़ियों पर खड़ा वो किला, जहां इतिहास पत्थरों में नहीं बल्कि खून से लिखा गया है। कहते हैं उस किले की दीवारों में आज भी उन 7 रानियों की चीखें गूंजती हैं जिन्हें जिंदा चुनवा दिया गया था। लेकिन खतरा वो रानियां नहीं, खतरा वो राजा है जो अपनी 8वीं दुल्हन की तलाश में आज भी भटक रहा है। और बदकिस्मती से आज वही रात है, रक्षा बंधन की रात। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनेंगे वो आपको सोने नहीं देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके अपने रवि मामा चैनल पर। आज हम किसी सुनी सुनाई कहानी पर बात नहीं करेंगे। आज हम उस सच का सामना करेंगे जो रोहतास के जंगलों में सदियों से दफन था। ये कहानी सिर्फ डराएगी नहीं, ये आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या खून के रिश्तों की ताकत मौत के उस पार की ताकतों को हरा सकती है। ये कहानी है रवि, उसके भाई राहुल और नन्हे रौनक की, जो छुट्टियां मनाने निकले थे, लेकिन अनजाने में उन्होंने एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे दी जिसे खुलना नहीं चाहिए था। एक ऐसी गलती जिसकी कीमत पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और गलती से भी 1 सेकंड भी स्किप मत करना। खेल अब शुरू होता है। कहते हैं ना कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मंजिल तक नहीं बल्कि नसीब बदलने के लिए ले जाते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही रास्ते से शुरू होती है। अगस्त का महीना था, सावन खत्म हो रहा था और बिहार में मॉनसून अपनी पूरी ताकत पर था। पटना जंक्शन की भीड़-भाड़ से दूर एक स्कॉर्पियो गाड़ी सासाराम की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी में 3 लोग थे, रवि, उसका बड़ा भाई राहुल और पिछली सीट पर बैठा राहुल का 7 साल का बेटा रौनक। रवि, जो पेशे से एक ट्रैवल ब्लॉगर था और दुनिया को अपनी कहानियां सुनाता था, बिल्कुल रवि मामा की तरह, आज बहुत खुश था। कई महीनों बाद उसे अपने भाई और भांजे के साथ वक्त बिताने का मौका मिला था। राहुल ड्राइविंग सीट पर था, हमेशा की तरह जिम्मेदार और थोड़ा संजीदा। और रौनक, वो तो अपनी ही दुनिया में था, खिड़की से बाहर भागते पेड़ों को गिनता हुआ। चाचू, हम जहां जा रहे हैं वहां शेर होंगे? रौनक ने अपनी तोतली आवाज में पूछा। रवि ने पीछे मुड़कर रौनक के गाल खींचे। शेर तो नहीं पता रौनक, पर वहां एक बहुत बड़ा किला है, बादलों को छूता हुआ, रोहतास गढ़ का किला, खजानों का खजाना। राहुल ने रियर व्यू मिरर में रवि को देखा और मुस्कुराया। रवि, तू बच्चों को डराना बंद कर, हम सिर्फ पिकनिक के लिए जा रहे हैं, शाम होने से पहले वापस आ जाएंगे। तुझे पता है ना भाभी कितना परेशान होती है। अरे भैया, आप बिना, रोहतास का किला बिहार का गौरव है, उसका आर्किटेक्चर, उसका इतिहास। मुझे अपने व्लॉग के लिए कुछ शॉट्स चाहिए, और वैसे भी आज रक्षाबंधन से 1 दिन पहले का दिन है, किला आज पर्यटकों से भरा होगा। लेकिन रवि गलत था, बहुत गलत। उन्हें नहीं पता था कि जिस दिन को वो सिर्फ एक छुट्टी का दिन समझ रहे थे, वो असल में कैमूर की पहाड़ियों में अमावस के बाद की सबसे काली रात मानी जाती है। गाड़ी जैसे जैसे सासाराम से आगे बढ़ी और पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगी, मौसम बदलने लगा। जो सुहानी हवा पटना में चल रही थी, यहां आते आते वो भारी हो गई थी। सन्नाटा ऐसा था कि गाड़ी के इंजन की आवाज भी शोर लगने लगी थी। अकबरपुर के पास, जहां से पहाड़ी चढ़ाई शुरू होती है, उन्होंने एक ढाबे पर गाड़ी रोकी चाय पीने के लिए। यहीं पर उनकी मुलाकात उस इंसान से हुई जिसे नियति ने उन्हें चेतावनी देने के लिए भेजा था। ढाबा बिल्कुल खाली था, सिवाय एक बूढ़े आदमी के जो कोने में बैठा बीड़ी पी रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और आंखें ऐसी थीं जैसे उन्होंने सदियों का तमाशा देखा हो। रवि चाय का ऑर्डर देकर कैमरा सेट करने लगा। हेलो दोस्तों, तो अभी हम हैं रोहतास की तलहटी में। तभी वो बूढ़ा आदमी उठा और धीरे धीरे उनके पास आया। उसने रौनक को देखा, जो अपनी कलाई पर बंधी एक पुरानी राखी से खेल रहा था। बच्चे को ऊपर ले जा रहे हो? बूढ़े की आवाज सूखी पत्तियों के रगड़ने जैसी थी। राहुल ने चाय का कुल्हड़ हाथ में लेते हुए कहा। जी बाबा, किला दिखाने ले जा रहे हैं, क्यों? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, जहां काले बादल अब एक चक्रवात की तरह घूम रहे थे। आज मत जाओ, आज बंधन की रात है। रवि ने कैमरा नीचे किया। बंधन की रात? मतलब रक्षाबंधन? नहीं। बूढ़े ने रवि की आंखों में सीधे झांका। रक्षाबंधन तुम्हारे लिए है, उस किले के लिए,
वो मुक्ति की रात है। साल में एक बार जब भाई अपनी बहनों की रक्षा का वादा करते हैं, ठीक उसी रात वो राजा अपनी 7 रानियों के उस वादे का हिसाब मांगता है जो कभी पूरा नहीं हुआ। राहुल, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था, हंस पड़ा। बाबा, आप भी गजब कहानी सुनाते हैं। टूरिस्ट गाइड हैं क्या? बूढ़े ने राहुल की हंसी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस रौनक की तरफ इशारा किया। इसकी उम्र कच्ची है। उसकी नजर कच्ची कलियों पर सबसे पहले पड़ती है। अगर जाना ही है तो सूरज डूबने से पहले लौट आना। और हाँ, फांसी घर और शीश महल के नीचे जो तहखाना है, वहां गलती से भी मत जाना। वहां आवाजें आती हैं। राहुल ने रवि को इशारा किया। चल रवि, देर हो रही है, बाबा को पैसे दे दे, शायद यही चाहिए इन्हें। रवि ने जेब से 50 का नोट निकालकर बूढ़े की तरफ बढ़ाया। बूढ़े ने नोट को हाथ भी नहीं लगाया, वो बस बुदबुदाया। खून का सौदा पैसों से नहीं होता। गाड़ी आगे बढ़ गई। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ा आदमी अब भी वहीं खड़ा था, जैसे किसी अंतिम संस्कार में आए लोगों को विदा कर रहा हो। ये फोरशैडोइंग थी, वो चेतावनी जिसे हमारे हीरोज ने लॉजिक के चश्मे से देखकर नकार दिया था, लेकिन प्रकृति ने अपना इशारा दे दिया था। किला भव्य था। पहाड़ की चोटी पर खड़ा रोहतासगढ़ बादलों से बातें कर रहा था। टूटी हुई दीवारें, विशाल दरवाजे और वीरान महल। दोपहर के 3 बज रहे थे। रवि अपने शॉट्स ले रहा था और रौनक खुशी से इधर उधर भाग रहा था। वहां कुछ और टूरिस्ट भी थे, लेकिन वो सब मुख्य द्वार के पास ही थे। तभी उनकी मुलाकात विकास से हुई। विकास, उम्र करीब 30 साल, गले में एक गमछा और चेहरे पर एक बहुत ही मददगार मुस्कान। सर, आप यूट्यूबर हैं ना? मैंने देखा है आपको। विकास ने रवि के पास आकर कहा। मैं यहाँ का लोकल गाइड हूँ। आप लोग सिर्फ ये सामने की दीवारें देख रहे हैं, असली चीज तो पीछे है। रानियों का गुप्त स्नानघर और वो जगह जहां से राजा पूरा बिहार देखता था। रवि, जिसे अपने वीडियो के लिए कुछ एक्सक्लूसिव चाहिए था, इस जाल में फंस गया। भैया, क्या कहते हो, चले? राहुल ने घड़ी देखी। रवि, 4 बजने वाले हैं, बाबा ने कहा था। अरे भैया, आप भी उस पागल की बात मान रहे हैं। 15 मिनट लगेंगे, विकास भाई ले चलेंगे और ले आएंगे। विकास की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये वो चमक नहीं थी जो मदद करने वालों की आंखों में होती है। ये वो चमक थी जो शिकार को जाल में फंसते देख शिकारी की आंखों में आती है। विकास उन्हें मुख्य रास्ते से हटाकर झाड़ियों और टूटे फूटे रास्तों से किले के पिछले हिस्से में ले गया। यह हिस्सा बिल्कुल सुनसान था। यहाँ सूरज की रोशनी भी कम पहुंच रही थी। पुरानी हवेलियों के खंडहर यहाँ डरावने लग रहे थे। यही है वो जगह। विकास एक टूटे हुए गुंबद के पास रुका। सर, आप शूटिंग करिए, मैं जरा पानी लेकर आता हूँ। रवि शूटिंग में मशगूल हो गया। रौनक एक तितली के पीछे भागते हुए थोड़ा दूर निकल गया। करीब 10 मिनट बीते। विकास भाई, राहुल ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। रवि, ये गाइड कहाँ गया? राहुल की आवाज में अब चिंता थी। रवि ने कैमरा बंद किया। सन्नाटा, एकदम गहरा सन्नाटा। तभी राहुल ने अपनी जेब टटोली। मेरा पर्स और गाड़ी की चाबी। रवि, मेरा फोन भी नहीं मिल रहा। रवि ने अपना बैग चेक किया। कैमरा बैग की एक चेन खुली थी, एक्स्ट्रा लेंस और उसका वॉलेट गायब था। धोखा, रवि चिल्लाया। वो गाइड नहीं था, चोर था। वो हमें यहाँ जानबूझकर लाया ताकि हम भटक जाएं और वो हमारा सामान साफ कर दे। लेकिन सामान की चोरी सबसे छोटी समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या तब खड़ी हुई जब राहुल ने चिल्लाया, रौनक, रौनक कहाँ है? तितली के पीछे गया रौनक अब वहां नहीं था और सूरज पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे तेजी से डूब रहा था। अंधेरा रोहतास के किले में सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वो एक कफन की तरह उतरता है। अगले 2 घंटे किसी नरक से कम नहीं थे। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। मोबाइल नेटवर्क गायब थे। राहुल पागलों की तरह रौनक रौनक चिल्ला रहा था। उसकी आवाज पथरीली दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, जैसे किला उन पर हंस रहा हो। रवि ने अपने कैमरे की लाइट जलाई। उस सीमित रोशनी में वो खंडहर किसी दानव के खुले हुए मुंह जैसे लग रहे थे। वे दोनों भाई झाड़ियों में, कांटों में और टूटे फूटे पत्थरों पर गिरते पड़ते भाग रहे थे। राहुल का पैर मुड़ गया। दर्द से वो करहा उठा, लेकिन एक पिता का दर्द उसके शारीरिक दर्द से कहीं बड़ा था। ये मेरी गलती है भैया। रवि की आंखों में आंसू थे। मैं ही वीडियो के चक्कर में। चुप कर, राहुल ने उसे झिड़का, लेकिन फिर तुरंत उसे गले लगा लिया। नहीं, हमें उसे ढूंढना होगा। वो डरा हुआ होगा। तभी हवा का रुख बदला। अभी तक जो हवा गर्म थी वो अचानक बर्फीली हो गई और उस सन्नाटे में उन्हें एक आवाज सुनाई दी। रोना। किसी बच्चे का रोना नहीं, बल्कि किसी औरत के सुबकने की आवाज। और उसके साथ छम 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 पायल की आवाज। राहुल रुक गया। रौनक। आवाज एक पुरानी टूटी हुई इमारत के तहखाने से आ रही थी।
ये वही जगह थी जिसके लिए उस बूढ़े ने मना किया था, शीश महल का निचला हिस्सा। भूख, प्यास और डर से बेहाल दोनों भाई उस आवाज की तरफ खिंचे चले गए। जैसे ही वो तहखाने के मुहाने पर पहुंचे, रवि ने अपनी लाइट नीचे मारी। सीढ़ियों पर रौनक बैठा था, लेकिन वो रो नहीं रहा था। वो बिल्कुल शांत बैठा था, अंधेरे में दीवार की तरफ मुंह करके। रौनक, राहुल लपका अपने बेटे की तरफ। जैसे ही राहुल ने रौनक के कंधे पर हाथ रखा, रौनक धीरे से पलटा। रवि के कैमरे की लाइट रौनक के चेहरे पर पड़ी। रौनक की आंखें वो रौनक की आंखें नहीं थीं, वो पूरी तरह सफेद थीं, पुतलियां गायब थीं, और रौनक के होंठों से उसकी आवाज नहीं, बल्कि एक भारी, प्राचीन और अधिकारपूर्ण आवाज निकली। सातवीं आ गई, या तुम सिर्फ दावत लाए हो? उसी वक्त तहखाने का भारी पत्थर का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। रवि और राहुल अपने ही बच्चे के साथ उस शापित अंधेरे में कैद हो चुके थे, और बाहर किले की हर दीवार पर हजारों साल पुरानी मशालें अपने आप जल उठीं। रक्षाबंधन की रात शुरू हो चुकी थी और रोहतास के राजा का दरबार सज चुका था। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी है, तो आप गलत हैं। रोहतास के उस तहखाने में अंधेरा एक जिंदा चीज थी। वो सांस ले रहा था, और उस अंधेरे के बीच खड़ा था 7 साल का रौनक, जो अब रौनक नहीं रहा था। दरवाजा बंद हो चुका था। रवि और राहुल के पास सिर्फ एक मोबाइल की फ्लैशलाइट और रवि के भारी कैमरे की वो छोटी सी स्क्रीन लाइट थी। रौनक, बेटा, राहुल की आवाज कांप रही थी। उसने हाथ बढ़ाया। सामने खड़े रौनक ने एक झटके से अपनी गर्दन टेढ़ी की, इतनी टेढ़ी जितनी किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं थी। हड्डियों के चटकने की कड़क कड़ आवाज गूंजी। उसने राहुल का हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि झपटा, एक जानवर की तरह। रौनक ने अपने ही पिता को धक्का दिया। 7 साल के बच्चे में 10 आदमियों जैसी ताकत थी। राहुल 10 फीट दूर जा गिरा और उसका सिर दीवार से टकराया। खून बहने लगा। भैया, रवि दौड़ा। उसने राहुल को उठाया। भागो, राहुल ने कढ़ाते हुए कहा। वो रौनक नहीं है। वे दोनों उस अंधेरे कॉरिडोर में भागे। ये तहखाना नहीं, एक भूल भुलैया थी। हर रास्ता एक जैसा लगता था। गीली दीवारें, छत से टपकता पानी और हवा में सड़ी हुई फूलों की बदबू। वे जितना भागते, उन्हें लगता वे घूम कर वहीं आ गए हैं। भूख और प्यास तो अब महसूस भी नहीं हो रही थी, सिर्फ जिंदा रहने की चाहत थी। रवि का दम फूल रहा था। भैया, ये कोई रास्ता नहीं है, ये एक पिंजड़ा है। हम गोल गोल घूम रहे हैं। तभी पीछे से आवाज आई, छम छम छम, और उसके साथ एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज। वो हंसी मासूम नहीं थी, वो क्रूर थी। छुपन छुपाई खेलोगे मामा, जो पकड़ा गया वो मरेगा। हालत अब चरम पर थी। वे एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, एक डेड एंड। सामने से अंधेरे को चीरता हुआ वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। रौनक के शरीर के आसपास एक काली धुंध थी। राहुल दीवार से सटकर बैठ गया। उसने हार मान ली थी। मैं अपने बेटे पर हाथ नहीं उठा सकता रवि। अगर उसे मेरी जान चाहिए तो ले ले। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हाथ जोड़ लिए। रवि, जो कैमरा अभी भी पकड़े हुए था, शायद आदत से मजबूर होकर कांपते हुए रिकॉर्ड कर रहा था। शायद ये हमारा आखिरी वीडियो हो। जैसे ही वो काली शक्ति रौनक के शरीर के साथ राहुल पर हमला करने के लिए हवा में उछली, एक चमत्कार हुआ। पूरी समस्या हल नहीं हुई, लेकिन एक ढाल मिल गई। रौनक की कलाई पर बंधी राखी, वो राखी जो सुबह ही उसकी बहन यानी रवि और राहुल की भांजी ने बांधी थी। उस रेशम के धागे से अचानक एक चिंगारी निकली। जैसे ही उस काली शक्ति ने रौनक को छूने की कोशिश की, रौनक का हाथ जलने लगा। उस साए ने एक भयानक चीख मारी, जो किसी जानवर और इंसान की मिलीजुली चीख थी। ये बंधन, ये कच्चा धागा मुझे जलाता है। रौनक का शरीर पीछे की तरफ छिटक गया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी पल कमरे की छत में बनी एक दरार से चांद की रोशनी की एक पतली सी लकीर अंदर आई, और हवा के झोंके के साथ कहीं दूर से घंटी की आवाज आई। शायद किले के नीचे किसी पुराने शिव मंदिर की घंटी। प्रकृति ने इशारा कर दिया था। रक्षाबंधन, ये धागा सिर्फ भाई का वादा नहीं था, ये उस बुरी ताकत के लिए आग था। राहुल ने तुरंत दौड़कर बेहोश रौनक को गोद में उठा लिया। रवि, उसकी राखी, ये उसे रोक रही है। रवि ने देखा रौनक की कलाई लाल हो गई थी, लेकिन वो साया फिलहाल उसके शरीर को पूरी तरह काबू नहीं कर पा रहा था। राखी एक बैरियर बन गई थी।
उन्हें लगा कि मुसीबत टल गई, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। राखी की जलन से वो छोटी आत्मा जो रौनक में थी वो तो दब गई, लेकिन उस चीख ने मास्टर को जगा दिया था। अचानक तहखाने की जमीन हिलने लगी, दीवारें कांपने लगीं। जिस कमरे में वे थे उसकी सामने वाली दीवार भुरभुरा कर गिर गई और उसके पीछे एक विशाल दरबार दिखाई दिया। सैकड़ों साल पुराना दरबार जो आज भी वैसा ही सजा था। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां इंसान नहीं, साए थे। दरबार के बीचों बीच एक ऊंचा सिंहासन था। उस पर कोई बैठा नहीं था, लेकिन एक भारी मर्दाना परछाई वहां आकार ले रही थी। उसके पीछे 7 और परछाइयां खड़ी थीं। सफेद साड़ियों में लिपटी औरतें, उनके सर झुके हुए थे। 7 रानियां। एक गूंजती हुई आवाज ने रवि और राहुल के कानों को सुन कर दिया। किसने मेरे खेल में बाधा डाली? ये आवाज रोहतास के राजा की थी। वो राजा जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, जिसने अपनी रानियों को सिर्फ इसलिए मार दिया था ताकि वो किसी दुश्मन के हाथ न लगे, और खुद आत्महत्या करके प्रेत बन गया था। राहुल ने रौनक को अपनी छाती से लगा लिया। राजा की परछाई धीरे धीरे सिंहासन से उतरी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। तुम एक नया शरीर लाए हो, लेकिन उस धागे ने इसे दूषित कर दिया। राजा ने रौनक की तरफ इशारा किया। विकास ने कहा था वो बेदाग तोहफा लाएगा। यहां रवि को समझ आया, विकास, वो गाइड, वो इंसान नहीं बल्कि इस शैतान का पुजारी था। वो इंसानी विलेन था जो टूरिस्ट को यहां लाकर इनकी भूख मिटाता था। तुम्हें जाना होगा, राजा की आवाज गूंजी, लेकिन ये बच्चा यहीं रहेगा। मेरी 8वीं रानी के आने तक इसे मेरा वजीर बनना होगा। हवा में तैरते हुए कई कंकाल और रूहें रवि और राहुल की तरफ बढ़ने लगे। वे चारों तरफ से घिर चुके थे। इंसानी ताकत यहां 0 थी। राहुल और रवि मौत के मुहाने पर थे। साए उन्हें नोचने ही वाले थे। तभी राहुल की गोद में हलचल हुई। रौनक की आंखें खुली, लेकिन इस बार आंखें सफेद नहीं थी। वे सामान्य थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी थी। आमतौर पर कहानियों में बड़े बच्चों को बचाते हैं, लेकिन यहां 7 साल का रौनक खड़ा हुआ। उसने अपने पिता का हाथ हटाया और उन सायों के सामने खड़ा हो गया। उसे डर नहीं लग रहा था। उसने अपनी कलाई उठाई जिस पर राखी बंधी थी। रौनक, पीछे हटो, राहुल चिल्लाया। रौनक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने उस राजा की आंखों में देखा और अपनी तोतली लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, तुम मेरे पापा को हाथ नहीं लगाओगे। मेरी बुआ ने कहा था ये धागा जादू है। रौनक ने अनजाने में ही सही, लेकिन आध्यात्मिक युद्ध शुरू कर दिया था। बच्चों की मासूमियत में जो पावर होती है वो किसी भी मंत्र से बड़ी होती है। रौनक ने डरने के बजाय उस साए को ललकारा। उसने राजा की तरफ उंगली उठाई। तुम बुरे अंकल हो और बुरे लोग हार जाते हैं। रौनक के अंदर से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। ये उसकी अपनी रूहानी ताकत थी जो डर से मुक्त थी। राजा जो डर और खौफ से ताकत लेता था, एक निडर बच्चे के सामने पहली बार हिचकिचाया। रवि ने यह मौका देखा। भैया, राजा डर रहा है। रौनक का डर खत्म हो गया है, इसलिए राजा कमजोर पड़ रहा है। रवि ने कैमरा उठाया और चिल्लाया, रौनक, इसे डरा दे, चिल्ला उस पर। रौनक ने अपनी पूरी ताकत से चीख लगाई। डर वाली चीख नहीं, बल्कि एक योद्धा वाली चीख। उस चीख और राखी की चमक ने उन सायों को कुछ पल के लिए पीछे धकेल दिया। रास्ता खुल गया। दरबार के पीछे एक छोटा सा गुप्त द्वार। वहां उस गुप्त दरवाजे की तरफ रौनक ने इशारा किया, जैसे उसे पहले से पता हो कि वो दरवाजा कहां जाता है। अब लड़ाई शरीर की नहीं थी, अब लड़ाई थी क्या रौनक का ये छोटा सा शरीर उस विशाल राजा की मानसिक शक्ति को तब तक रोक पाएगा जब तक वे उस गुप्त दरवाजे से बाहर नहीं निकल जाते। वे उस गुप्त दरवाजे की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन राजा इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसने अपनी सबसे खतरनाक चाल अभी तक नहीं चली है। क्या आपको पता है, हर शक्तिशाली विलेन की एक गुप्त कमजोरी होती है, और वो कमजोरी उसी तहखाने में दफन है। भागना कभी कभी जीतना नहीं होता, बस वक्त खरीदना होता है। और रवि, राहुल और रौनक के पास अब वक्त खत्म हो चुका था। वो गुप्त दरवाजा उन्हें किले से बाहर नहीं ले गया, बल्कि किले के उस हिस्से में ले गया जिसे इतिहास ने मिटा दिया था। वो गुप्त गलियारा बंद कमरे में जाकर खुला। ये रानी महल का सबसे अंदरूनी हिस्सा था।
बाहर राजा की दहाड़ गूंज रही थी, दीवारें थर्रा रही थीं, लेकिन इस कमरे में एक अजीब सी शांति थी, उदासी भरी शांति। रवि ने अपनी टॉर्च घुमाई। कमरे की दीवारों पर अजीब चित्रकारी थी, लेकिन ये पेंटिंग नहीं थी, ये पत्थरों को खुरचकर लिखा गया इतिहास था। रवि की नजर एक खास चित्र पर रुकी। उसमें राजा को 7 रानियों का गला घोंटते हुए दिखाया गया था, लेकिन सातवीं रानी के हाथ में एक दर्पण था। चित्र के नीचे पुरानी लिपि में कुछ लिखा था। रवि, जो इतिहास का छात्र रह चुका था, ने टूटे फूटे शब्दों को जोड़ने की कोशिश की। वो अपना चेहरा नहीं देख सकता, रवि बुदबुदाया। राजा को लगता है कि वो भगवान है, लेकिन अगर उसने अपनी असली रूह देख ली, वो पाप देख लिया जो उसने किया है, तो उसकी शक्ति टूट जाएगी। राहुल ने रवि को झकझोरा। रवि, वो आ रहा है, दरवाजा टूटने वाला है। रवि का दिमाग तेजी से चला। कमजोरी मिल गई थी। राजा ताकतवर है, लेकिन वो नार्सिसिस्ट है, आत्ममुग्ध है। वो अपनी रूह की सच्चाई से डरता है। उसने सदियों से आईना नहीं देखा। हमें आईना चाहिए, कोई शीशा, कोई रिफ्लेक्शन, रवि चिल्लाया। कमरे में सब कुछ टूटा फूटा था, कोई आईना नहीं था। तभी रवि की नजर अपने गले में लटके DSLR कैमरे पर पड़ी। उसका लेंस, एक बड़ा चौड़ा लेंस जो काले शीशे की तरह चमक रहा था। भैया, तैयार हो जाओ, रवि ने लेंस का ढक्कन हटाया। आज कैमरा फोटो नहीं खींचेगा, आज ये कैमरा उसे उसकी औकात दिखाएगा। धड़ाम, कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा तिनकों की तरह बिखर गया। धूल के गुबार के साथ राजा अंदर दाखिल हुआ। उसका आकार अब और विशाल हो चुका था। उसके पीछे हजारों काली छायाएं थीं। मेरा वजीर मुझे दे दो, राजा ने हाथ बढ़ाया। रौनक, जो राहुल के पीछे छुपा था, डर से कांप रहा था। राखी की चमक अब धीमी पड़ चुकी थी। राहुल एक पिता के तौर पर आगे बढ़ा, लेकिन रवि ने उसे रोक दिया। नहीं भैया, ताकत से नहीं, रवि ने फुसफुसाया। रवि राजा के ठीक सामने खड़ा हो गया। तू राजा नहीं है, रवि ने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया। तू एक कायर है, एक ऐसा कायर जो औरतों और बच्चों से डरता है। राजा रुका। उसकी लाल आंखों में गुस्सा भड़क उठा। तूने मुझे क्या कहा? कायर, रवि ने ललकारा। अगर तू सच में महान है तो देख, देख अपनी आंखों में। जैसे ही राजा रवि का गला पकड़ने के लिए झुका, रवि ने सही समय पर अपना कैमरा ऊपर उठाया। कैमरे का बड़ा काला लेंस राजा के चेहरे के ठीक सामने आ गया। उस लेंस में राजा को अपना प्रतिबिंब दिखा, लेकिन उसे अपना राजा वाला रूप नहीं दिखा। उसे वो दिखा जो वो असल में बन चुका था, एक सड़ा गला बदसूरत पिशाच, जिसके कंधों पर 7 रानियों की लाशें लदी थी। राजा चीखा, नहीं, ये मैं नहीं हूं, हटाओ इसे। वो अपनी ही सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका अहंकार टूट गया, उसका ध्यान भंग हो गया। उसी पल रौनक ने शायद अपनी मासूमियत की समझ से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसकी कलाई की राखी उस लेंस के रिफ्लेक्शन पर पड़ी। राखी की पवित्र रोशनी लेंस से टकराई और एक लेजर बीम की तरह राजा की आंखों में घुस गई। ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मिलन था। लेंस ने रोशनी को फोकस किया और राखी ने वो पवित्र आग दी जो बुराई को जला सके। राजा की छाया फटने लगी। वो पीछे हटा, दीवार से टकराया। 7वीं, तुम, राजा हवा में बड़बड़ाया। उसे शायद उस रोशनी में अपनी 7वीं रानी दिख रही थी जो अपना हिसाब लेने आई थी। दीवारें दरकने लगीं। छत से सूरज की पहली किरण, एक पतली सी लकीर अंदर आ गिरी। भोर हो चुकी थी। सूरज की रोशनी उस शापित कमरे के लिए जहर थी। राजा और उसकी काली सेना धुएं की तरह गायब होने लगी। उनकी चीखें धीरे धीरे हवा के झोंकों में बदल गईं। रवि, राहुल और रौनक तीनों जमीन पर गिर पड़े। सांस फूल रही थी, शरीर में जान नहीं थी, लेकिन वे जिंदा थे। वे लंगड़ाते हुए किले के मुख्य द्वार की तरफ भागे। जैसे ही वे किले के बाहर निकले, सुबह की ताजी हवा ने उनका स्वागत किया। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। हिसाब बाकी था। उनकी स्कॉर्पियो के पास विकास खड़ा था। वो उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर सामान निकाल रहा था। उसे लगा था कि वे मर चुके होंगे। जब उसने रवि, राहुल और रौनक को जिंदा, खून से लथपथ लेकिन सही सलामत बाहर आते देखा, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो भूतों को देख लेता शायद कम डरता। तो तुम लोग जिंदा हो? विकास पीछे हटा। रवि कुछ नहीं बोला।
उसने बस किले के दरवाजे की तरफ इशारा किया। किले के अंदर से एक काला धुआं, जो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, एक हाथ की तरह बाहर निकला। विकास भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसका पैर फिसला। वो काला धुआं उसे पैरों से खींचता हुआ किले के अंधेरे में ले गया। विकास की चीखें सासाराम की वादियों में गूंजती रहीं। मास्टर को एक बलि चाहिए थी, राजा को खाली हाथ नहीं लौटाते, रवि ने धीमी आवाज में कहा। जुल्म करने वाला खुद शिकार बन गया, सब्र करने वाले और हिम्मत दिखाने वाले बच गए। राहुल ने रौनक को गले लगाया। रौनक ने अपनी कलाई देखी। राखी अब काली पड़ चुकी थी, जैसे उसने सारा जहर पी लिया हो। उसने पापा को देखा और मुस्कुराया। पापा, हम जीत गए ना? राहुल की आंखों में आंसू थे। हाँ बेटा, हम जीत गए। उस दिन हम रोहतास के किले से तो वापस आ गए, लेकिन रोहतास का किला हमारे अंदर से कभी नहीं गया। रौनक आज भी अंधेरे में अकेले सोने से डरता है। और मैं जब भी अपने कैमरे का लेंस साफ करता हूं, मुझे डर लगता है कि कहीं उसमें फिर से वो चेहरा ना दिख जाए। दोस्तों, दुनिया में कुछ दरवाजे बंद रहने के लिए ही बने होते हैं। एडवेंचर के नाम पर हर दहलीज लांघना बहादुरी नहीं, बेवकूफी होती है। उस रात हमें बंधन ने बचाया, भाई का भाई से और इंसान का भगवान से। अगर आपको ये कहानी महसूस हुई हो, अगर आपको लगा हो कि आप भी हमारे साथ उस किले में कैद थे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रवि मामा के पास ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो आपको सोने नहीं देंगी। अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होगी। तब तक के लिए अपनी राखी संभाल कर रखना। क्या पता कब कौन सा साया दस्तक दे दे।